नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, तीन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जहां वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की बाकायदा वेबकास्टिंग करेगा। ईसी ने सोमवार को यह भी बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से फैसला किया गया है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां भ्रष्टाचार के मामलों में उलझे जल जीवन मिशन की धार अब और टूटती नजर आ रही। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, क्योंकि मतदान की अब लाइव मॉनिटरिंग होगी, यानी कि वेबकास्टिंग भी होगी। आप बात करेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनाव से जुड़ी ये खबर है। वोट की गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और कई बार ये आरोप भी लगाए गए हैं कि वोट कोई और देता है और चला किसी और को भी जाता है। हालांकि ऐसे आरोपों के बीच कभी कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा। ईसी ने सोमवार को यह बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में यह फैसला लागू कर दिया जाएगा। वेबकास्टिंग डेटा आयोग के इंटरनल यूज के लिए होगा, मतलब इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग की जाती रही है। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में वेबकास्टिंग होगी। जिन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसे ऑप्शनल व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग का वेबकास्टिंग का फैसला पारदर्शिता की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा? इस तरह की सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन मतदान प्रक्रिया पर विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला किया जा रहा है और यह पहला राज्य बनेगा जहां 100% वेबकास्टिंग लागू की जाएगी। और इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। पूर्व उप चुनाव आयुक्त डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका INS 24/7 पर। और जो मतदान की लाइव मॉनिटरिंग होने जा रही है, कि पहला राज्य बनने जा रहा है बिहार, क्या लग रहा है कि पारदर्शिता की दिशा में एक मजबूत कदम है? बिल्कुल पारदर्शिता की दिशा में तो कदम है ही। चुनाव वैसे मतलब ये कोई नया फैसला नहीं है। चुनाव आयोग बहुत समय से वेबकास्टिंग करता रहा है। मैं 2014 तक चुनाव आयोग में था, तब भी वेबकास्टिंग हमारी होती थी। लेकिन ये बड़ी बात है कि अब उन्होंने कहा है कि सभी निर्वाचन केंद्रों पे की जाएगी। तो बहुत अच्छा, बहुत पारदर्शी फैसला है। चुनाव आयोग का स्वागत योग्य है, करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, हाल ही में विपक्ष लगातार कई तरह के आरोप लगाता रहा है। चुनाव की निष्क्रियता पर भी कई तरह के सवाल लगे, पारदर्शिता को लेकर भी सवाल लगे। अब क्या लगता है कि इस तरह की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को राहत मिल सकती है आरोपों के, जिस तरह से वो लगातार आरोप जो लगे हैं वो दरअसल इस बात पे लगे हैं कि चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्डिंग की है वहां पर मतदान केंद्रों में, उसकी कॉपी मांगी थी विपक्ष ने, जो कि कॉपी देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कॉपी नहीं देंगे। तो अगर वेबकास्टिंग ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रही है कि हम कोई भी जाकर के उनकी वेबसाइट पर उस वेबकास्टिंग को देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष को खुश होना चाहिए, उनकी मांग पूरी हो गई। तो बहुत अच्छी बात जी। डॉक्टर आलोक जी, ये भी आपसे समझना चुनाव आयोग जी बोलिए रिकॉर्डिंग करके रखता है और किसी के साथ साझा नहीं करता है, तो फिर वो बात पूरी नहीं होगी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, पहले की चुनाव आयोग की तैयारियां, प्रक्रिया और इस बार की प्रक्रियाओं में किस तरह का डिफरेंस नजर आएगा? क्या हम अलग देख पाएंगे? नहीं, जो वेबकास्टिंग की बात है उसमें तो वही है। देखिए, पहले धीरे धीरे आप जानते हैं इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है पूरे देश में। तो जब चुनाव आयोग ने शुरू किया तो उस समय इंटरनेट बहुत ही स्लो होता था। शायद 2GB 3GB का जमाना था, 2G 3G का जमाना था। अब 5G 6G का जमाना है। बहुत अच्छी बड़ी बड़े साइज की फाइल्स बड़े आराम से अपलोड होती हैं। तो ये काम आसान होता जा रहा है। और बाकी तो ये है कि आप जानते हैं वेबकैम को बड़ी महंगी चीज नहीं है। 250, 300, 500 रुपए का मिल जाता है। उसको वहां लगा दीजिए, इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, तो वो कास्टिंग करता रहेगा। तो अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, आसानी से होगा।
जी, डॉक्टर आलोक जी, ये भी समझना चाहेंगे, कई जगहों पर हम देखते हैं कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो इसका असर इस पे भी दिखेगा। और इसमें ज़्यादातर आपने कहा कि आसानी होगी तो कर्मचारी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी ज़्यादा तैनाती रहेगी, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ये कह रहा है सभी निर्वाचन अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए, पत्र भी लिख दिया गया और ये कहा गया कि अब कर्मचारियों की ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए। देखिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे उसकी तो बात इस बात पर आएगी कि आपके पास में वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं। कहीं पे 2 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, कहीं पे 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, और आप कैमरे को ऐसी जगह पे लगा करके छोड़ भी सकते हैं जहां से पूरा अच्छे से दृश्य जो है वो दिखता रहे पोलिंग स्टेशन का। इंटरनेट की बात जो आपने कही वो जरूर है कि अगर कहीं पर इंटरनेट नहीं है तो फिर वहां से वेबकास्टिंग कैसे होगी। तो आपको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी कि इंटरनेट वहां पर उपलब्ध हो सके। अब आप जानते हैं आजकल तो जैसे बहुत जगह पे सैटेलाइट के माध्यम से भी इंटरनेट हो रहा है, एक छतरी लगा देते हैं और उससे इंटरनेट कहीं जंगल में भी आ जाता है। तो अगर चुनाव आयोग चाहे और थोड़ा पैसा वगैरह खर्च करें तो शायद हर जगह पर आसानी से इंटरनेट हो जाएगा। जी जी जी, एक आखिरी सवाल ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि पिछले बार हमने देखा था दिसंबर में सरकार ने चुनाव जो दस्तावेज थे, सीसीटीवी फुटेज था या फिर वेबकास्टिंग फुटेज थी, उन्हें सार्वजनिक रोक लगा दी गई थी उन पर। जी, मैं यही कह रहा था कि क्योंकि उन्होंने उसको शेयर करने से मना कर दिया था, इसीलिए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं तो उसको दिखाने में क्या आपत्ति है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। जब हम लोग पुराने जमाने में किया करते थे तो हम तो ओपन प्लेटफॉर्म पे करते थे। यूट्यूब की तरह कोई भी हमारी वेबसाइट से उस वीडियो को देख सकता था और कोई भी उस वीडियो को देख करके हम हमारे पास शिकायत भी कर सकता था। मुझे याद आता है कि कुछ केसेस में तो लोगों ने हमारी वेबकास्टिंग देख करके शिकायत भी की और हम लोगों ने उस शिकायत पे जांच करके 2-1 जगह रीपोल भी ऑर्डर किया था। तो उसको तो ओपन ट्रांसपेरेंसी तो तभी है जब आप ओपन रखें। तो डॉक्टर आलोक, क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रही, क्यों आखिरकार सार्वजनिक नहीं करते हैं ये सारी चीजें? ये तो चुनाव आयोग ही जवाब दे सकता है, उन्होंने इसका कोई जवाब दिया नहीं है। तो मेरी तरफ से तो मैं क्या बताऊं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलोक जी, बातचीत करने के लिए। लाइव मॉनिटरिंग अब होगी, बिहार से जुड़ा है पूरा मामला है। मतदान प्रक्रिया पर विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है, सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगेंगे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। फिलहाल अभी तक 50% ऐसे सेंटर्स होते थे जहां पर इस तरह की मॉनिटरिंग होती थी। बिहार चुनाव से हम ये कह सकते हैं नया नियम लागू होने जा रहा है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। अंबेडकर का नाम यानी कि सियासी जंग छिड़ी हुई है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी है। कांग्रेस ने एक तरफ घोषणा की है कि वो इस पूरे मामले को लेकर 23 जून को घर घर जन जागरण अभियान चलाएगी। 24 जून को गरीब बस्तियों में संविधान पर चर्चा और भोज का आयोजन होगा, जबकि 25 जून को सभी बड़े नेता ग्वालियर में उपवास पर बैठ जाएंगे। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना के विवाद को उकसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की सोच से ये कृत्य हो रहा है, जो संविधान और इसके निर्माता को लेकर भ्रम और भ्रांति फैला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की नर्सरी है। बीजेपी के लोग बाबा साहेब का अपमान करने की कसम खा चुके हैं। कि मध्य प्रदेश में कसम खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम कैसे करें। निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान करना है। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता असली संस्थापक बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, वो BN राव साहब थे। इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने
के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसे? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण? उनका मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है। तो सुना आपने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को, वो कह रहे हैं कि प्रतिमा पर कांग्रेस को अब एकजुट हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। और आखिरकार उन्होंने जिक्र किया, जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से प्रतिमा लग सकती है, मूर्ति लग सकती है, तो फिर आखिरकार ग्वालियर हाईकोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विधायक, जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारी, वकीलों के साथ रणनीति बाकायदा बनाई गई बैठक भी हो चुकी है। और इसके पहले आपको बताते हैं 19 फरवरी को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के पक्षधर वकीलों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और उसी दिन वकीलों के एक समूह ने ज्ञापन देकर प्रतिमा स्थापना का बाकायदा प्रस्ताव दिया था, जिसे मौखिक रूप से स्वीकृति भी मिली थी। मूर्ति की स्थापना के लिए भी हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला छिड़ा हुआ है ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसे कोई विशेष बात नहीं थी, मूर्ति आराम से लग जाती और उसकी विधिवत परमिशन ली गई थी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश से, और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश से ने रिटन में परमिशन दे दी थी मूर्ति लगाने की। लेकिन RSS और भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों ने विरोध कर दिया और मूर्ति अभी तक वहां लग नहीं पाई है। और आप देखिए, इतना मैटर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। मोहन यादव जी को भी जीतू पटवारी जी ने पत्र लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मूर्ति लगी चुकी है, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा विरोध तो ये समझ में आ रहा है कि अभी तक मोहन यादव हो, BD शर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, किसी ने भी मूर्ति लगाने का समर्थन नहीं किया है। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी और RSS इसका विरोध कर रही है और संविधान निर्माता के विरोध में और किसी को खड़ा कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किसी भी महापुरुष को नीचा दिखाना हो तो किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे महापुरुष को उनसे बड़ा बताया जाए कि नहीं, पहले वाले महापुरुष छोटे हैं और ये वाले महापुरुष जो हम लेकर आए, ढूंढ कर लाए, ये बड़े हैं। और अमित शाह जी तो संसद में बोल ही चुके हैं क्या अंबेडकर 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 होता है, कितना उन्होंने भद्दे तरीके से अमित शाह जी ने वहां बोला था। मोदी जी के कई सांसद बोल चुके 400 से ज्यादा सीट आएंगी तो संविधान हम बदल देंगे। तो बाबा साहब जो अंबेडकर जी हैं, संविधान निर्माता तो है ही, वो एक देश की आवाज है, संविधान के वो प्रतीक हैं। यदि उनकी मूर्ति लगाने का भारतीय जनता पार्टी RSS विरोध कर रही है तो ये संविधान का विरोध कर रही है। लेकिन बीजेपी तो ये आरोप भी लगा रही है डॉक्टर पांडे जी, वो कह रही है कि राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और इसीलिए घर घर अभियान चला रही है, भोज का आयोजन कर रही है, उपवास का जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा एक तरह से। अरे कुछ नहीं होगा, अभी कहते हैं मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी कि मूर्ति लग जाएगी। हमारा तो प्रयास ये है कि संविधान का सम्मान होना चाहिए। इस देश के दलित, पिछड़ा, SC, ST, OBC, गरीब, सबका सम्मान होना चाहिए। हम कब कहाँ कह रहे हैं कि आंदोलन, ये तो मजबूरी में और बाबा साहब के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं। यदि बीजेपी चाहती है और संविधान का, बाबा साहब का सम्मान करती है तो आज ही पत्र निकाले मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी।
जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं? क्यों भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कह रहे हैं कि मूर्ति लगनी चाहिए? यही लोग तो विरोध कर रहे हैं, बाकी तो पूरे सब समर्थन में सभी चाहते हैं कि संविधान का सम्मान हो। बात केवल मूर्ति अकेली की नहीं है। अब ये हमारे देश के जो सच्चे महापुरुष हैं और संविधान का सम्मान होना चाहिए। संविधान से पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है। संविधान का सम्मान होगा तभी तो ये समानता और स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। जी, और बने रहिए पांडे जी हमारे साथ। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जी के नाम पे विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है इस देश के अंदर। अंबेडकर जी संविधान निर्माता के साथ साथ इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को अधिकार संपन्न करने वाले हैं। देखिए सिसोदिया जी, पूर्व CM दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो फिर हाई कोर्ट में इतनी तकलीफ क्यों है? वो ये भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस एकजुट हो जाएगी और एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी, जन जन जागरण अभियान होगा, भोज होगा, उपवास होगा। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी को शायद ये ध्यान नहीं है कि जीते जी तो अंबेडकर जी को कभी सम्मान कांग्रेस दिला नहीं पाई। उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। अब आज वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो वोट बैंक की राजनीति के तहत अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। जब ये सत्ता में होते हैं तब अंबेडकर जी के लिए कुछ नहीं करते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सत्ता में फिर आने के लिए अंबेडकर जी याद आते हैं। सुना आपने राजपाल जी को, क्या कुछ कहा? इतना झूठ बोलते हैं। संविधान निर्माण का काम दिया। आज उनको दुनिया संविधान निर्माता के नाम से जानती है। पूरी दुनिया में उनका इज्जत सम्मान है। कांग्रेस पार्टी की कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, उन्होंने आमंत्रित किया कि आप संविधान बनिए, आप संविधान निर्माता बनिए, आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनिए। उससे बड़ा कोई पद और सम्मान नहीं होता है। ठीक है राजपाल जी, छोटा सा काउंटर आपका। देखिए, इस देश के अंदर माननीय अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए पंचतीर्थों के निर्माण की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचतीर्थ निर्माण का काम किया। अंबेडकर जी से जुड़े हुए जो भी कार्य होने चाहिए, जबकि कांग्रेस सरकार में लंबे समय रही, उन्होंने नहीं किए। वो चाहते तो वो भी पंचतीर्थ बना सकते थे, पर नहीं बनाए। तो बिल्कुल अब देखना होगा आगे इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। और चलिए बात तीसरी खबर की, यानी कि छत्तीसगढ़ की, जहां जल जीवन की टूट रही है धार। क्यों टूट रही वो भी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में पहले ही भ्रष्टाचार के मामलों में उलझा जल जीवन मिशन और उसकी धार अब टूट रही है। वजह यह है कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार का करीब 13,500 करोड़ का भुगतान लंबित है। और यही कारण है कि मिशन का काम करने वाले ठेकेदारों को पेमेंट के लाले पड़ गए। इसके साथ ही मिशन का कामकाज प्रभावित हुआ। हालांकि केंद्र सरकार ने मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये योजना पूरी हो सकेगी। लेकिन देखिए, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि बिना जरूरी फंडिंग के ये आखिरकार कैसे संभव होगा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन अब तक केवल 50 से 60% काम ही हुआ। PHE विभाग के सूत्र ये कह रहे हैं कि कुल 36,000 करोड़ रुपए की योजना में से केंद्र और राज्य दोनों को बराबर की हिस्सेदारी निभानी है, लेकिन केंद्र अब तक अपने हिस्से की करीब 6,500 करोड़ रुपए की राशि अदा ही नहीं कर पाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्योंकि जल जीवन मिशन की सफलता के लिए जो फंडिंग की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है, वो बेहद जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी अब ये जो धार है वो टूट रही है। जी बिल्कुल, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना का उद्देश्य यह है कि सभी लोगों के घर तक जो है नल का कनेक्शन पहुंचे और लोगों को स्वच्छ जल जो है मिल सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से ये योजना शुरू हुई और कहीं ना कहीं ये योजना विवादों में रही, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जैसे ही इस योजना पर काम शुरू हुआ तो इसके टेंडर को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली। और जब टेंडर हुआ तो जो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई, जिसके चलते जो है इसके टेंडर निरस्त करने पड़े। उसके बाद फिर से दोबारा टेंडर बुलाए गए। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो बहुत धीमी गति से इस पर काम शुरू हुआ और अब तक देखा जाए तो करीबन 50 से 60% ही काम
हो पाया है। इसमें यह भी अनियमितता सामने आई कि कहीं पर टंकियां बना दी गई, लेकिन टंकियों तक जो पानी पहुंचाने का जो जल स्रोत है वो वहां पर नहीं था। तो इस तरह की भी अनियमितता कहीं ना कहीं देखने को मिली। और अभी स्थिति ये है कि केंद्र सरकार से जो अंश मिलना चाहिए, जो शेयर मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिला। 6,500 करोड़ का जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं लंबित है, जिसकी वजह से अब जल जीवन मिशन का छत्तीसगढ़ में जहां जहां पर काम चल रहा है वहां पर काम प्रभावित हो रहा है। और स्थिति यह है कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलने के चलते कई जगह काम जो है बंद होने की स्थिति पे है। हालांकि केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार पत्राचार कर रही है और जो हिस्सा मिलना है केंद्र सरकार से, यहां पर अभी कुछ देर पहले जब बात हुई तो इस सिलसिले में मंत्रियों का यह कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इसकी राशि जारी करेगी और जहां पर काम प्रभावित हो रहा है वो काम जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा। लेकिन ये जल जीवन मिशन काम 2024 तक पूरा करना था, लेकिन टेंडर और जो गड़बड़ियां पाई गई वही तो कि आखिरकार 2028 तक क्यों कर दिया गया है और अब इसमें पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो वे ठेकेदार काम कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, जो गड़बड़ियां पाई गई और जिसके चलते काम में विलंब हुआ, जिसके चलते केंद्र सरकार ने अब इसकी समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है और अभी छत्तीसगढ़ में 50 से 60% काम हुआ है। तो अब यहाँ पर राज्य सरकार के मंत्रियों का कहना है, जल जीवन पीएचई मंत्री का ये कहना है कि केंद्र सरकार से पत्राचार चल रहा है और जो से रुका हुआ है वो जल्द से जल्द मिलेगा और यहाँ पर काम जो है सुचारू रूप से किया जाएगा। और यहाँ पर राज्य सरकार का ये भी कहना है कि जो लक्ष्य तय किया गया 2028 तक, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में जो काम है जल जीवन मिशन का, तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मसले को नजर बना रहे की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। उड़ान से ठीक पहले तकनीकी खामी पता चल गई। प्लेन क्रैश के बाद आज पहली फ्लाइट जाने वाली थी। अहम खबर आपको बता दें, उड़ान से ठीक पहले टेक्निकल कुछ फॉल्ट आया जिसकी पतासाजी की गई और अब ये आपको बता दें प्लेन क्रैश के बाद ये पहली फ्लाइट थी जो लंदन जा रही थी। और एक बार फिर से आपको बता दें अब ये फ्लाइट को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया। तो लगातार इस तरह के मामले एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर सामने आ रहे, कई तरह के तकनीकी वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। और इंडिगो फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। विमान में बम की धमकी हुई और इसके बाद आपात लैंडिंग करवाई गई। कोच्चि से दिल्ली जा रहा था ये विमान और उस दौरान ये आपको बता दें जब बम की धमकी मिली, सूचना मिली, इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लगातार इस तरह के मामले एक के बाद एक कई सामने आ चुके हैं। अब इंडिगो एयर फ्लाइट से जुड़ा ये पूरा मामला INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है इस विमान की। इसमें भी ये सूचना मिली, किसने सूचना दी, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है कि क्या कोई असामाजिक तत्व ने तो ये सूचना नहीं दी, लेकिन फिलहाल डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक जिस तरह से विमान हादसे अभी लगातार हुए हैं, अहमदाबाद का विमान हादसा, उसके बाद अब सबक लेते हुए तमाम फ्लाइट्स में अब कई तरह की जो जांच है वो शुरू हो चुकी है और इस जांच की वजह से ही इंडिगो से खबर सामने आई है जब इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हालांकि ये सूचना मिली कि बम इसमें था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार। रितु जी, हमें सुन पा रही हैं आप? रितु सिंह जी, रितु जी पीजीएम दिखाओ। ए हीरो R5 पीजीएम एक बार कैसे कार्ड